अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये एक टिपिकल केस इन्होंने प्रेजेंट किया है। सबसे पहले वो देख लेते हैं। 5-year-old चाइल्ड है विद द हिस्ट्री ऑफ सेवरल सिम्टम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें इन्होंने बताया है कि बच्चे की जो है पुअर ग्रोथ है, यानी फेलियर टू गेन वेट। इसके अलावा फैटी स्टूल्स, नेज़ल पॉलिप्स, chronic cough and frequent pulmonary infections. He also has digital clubbing and rectal prolapse. Sweat tests show elevated chloride concentration. DNA testing show that boy is homozygous for the cystic fibrosis mutation known as delta F508. ठीक है, तो इस केस में उन्होंने बताया कि बच्चे को पुअर ग्रोथ है, यानी फेलियर टू गेन वेट, और इसकी मेन वजह यहाँ पर पैनक्रेटिक इंसफिशेंसी है। वो सारा हम देखेंगे कैसे, क्योंकि पैनक्रेटिक इंसफिशेंसी उसको प्रॉपर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होने दे रही। फैटी स्टूल्स यानी स्टीटोरिया भी है, फैट उसके डाइजेस्ट नहीं हो रहे पैनक्रेटिक एंजाइम्स क्योंकि नहीं है। क्रोनिक कफ और फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस, ये इसके की रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं। एक्चुअली थिक म्यूकस जो है वो एयरवेज को ब्लॉक करता है इस कंडीशन में, जो कि एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है बैक्टीरिया के लिए। तो इस वजह से इसमें क्रोनिक कफ और फ्रीक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस है। इसके अलावा नेज़ल पॉलिप और डिजिटल क्लबिंग, ये भी कॉमन फिजिकल साइंस होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के। डिजिटल क्लबिंग यानी बच्चे को लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन डिप्राइवेशन है। रेक्टल प्रॉब्लम्स भी हमें मिलता है, कफिंग और मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो स्ट्रेन पड़ रहा है उस वजह से हो जाता है। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट में इसने बताया है कि इसमें क्लोराइड कंसनट्रेशन एलिवेटेड है, हमें मिलता है इसमें हाई साल्ट कंटेंट इन द स्वेट। डीएनए में बच्चा होमोजाइगस है, इसका मतलब है कि उसको 2 कॉपीज़ हैं इस कॉमन म्यूटेशन डेल्टा F508 के लिए होमोजाइगस है। ठीक है, अब है क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस, डेफिनेशन देखिए। इट इज़ एन इनहेरिटेड मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ठीक है, बच्चों का और एडल्ट्स का ये एक्चुअली इनहेरिटेड मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गन्स को, लंग, पैनक्रियास, लिवर और इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करता है। मेजर कॉज सीवियर क्रोनिक लंग डिजीज़ का ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी ड्यूरिंग अर्ली लाइफ यही बनता है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी का। ठीक है, एक्चुअली है इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसमें CFTR जीन में म्यूटेशन आती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये जीन क्या होता है, एक प्रोटीन होती है, उसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो प्रोटीन साल्ट और वाटर की मूवमेंट करवाती है इन एंड आउट ऑफ द सेल। जब CFTR प्रोटीन की ही डिफेक्टिव होगा तो बॉडी जो है थिक किस्म का स्टिकी म्यूकस बनाती है इंस्टेड ऑफ द स्लिपरी फ्लूइड। वो थिक और स्टिकी म्यूकस क्या करेगा कि वेरियस ऑर्गन्स में बिल्डअप होगा और रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हाल मार्क यहाँ पे क्या है कि पैनक्रियास जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे और सिक्रीट नहीं कर पा रहे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होती थी। इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की तरह इनहेरिट होती है। ठीक है, इसका इनहेरिटेंस पैटर्न आपने याद रखना है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, यानी बच्चे को जो है मस्ट 2 कॉपीज़ ऑफ डिफेक्टिव जीन इनहेरिट करनी होगी, हर एक पेरेंट से 1 कॉपी, तभी उसको डिजीज़ होगी। तो जो कैरियर्स होते हैं इसके, उनके पास सिर्फ 1 कॉपी है तो वो सिम्टम्स शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपने याद रखना है कि डिसफंक्शन ऑफ एपिथेलियल सरफेस इज़ अ प्रोमिनेंट पैथोजेनेटिक फीचर, यानी इसमें जो प्राइमरी प्रॉब्लम होता है ना वो CFTR में है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर। ये प्रोटीन होती है जो कि क्लोराइड और वाटर की, मैंने बताया ना, मूवमेंट को रेगुलेट करती है। अगर ये डिसफंक्शन हो जाएगा तो उसमें एबनॉर्मली थिक और स्टिकी म्यूकस प्रोड्यूस होगा एंड अदर सिक्रीशन जो कि वेरियस ऑर्गन्स को अफेक्ट करेंगी। अच्छा, अब जो ये जीन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो जीन है लोकेटेड होती है लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस के पैथोजेनेसिस में आपको पता होना चाहिए कि इसकी जीन जो है वो लॉन्ग आर्म ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 7 पे लोकेटेड होती है। डिसफंक्शन सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन यानी CFTR का डिसफंक्शन जो है इसमें प्राइमरी डिफेक्ट होता है इस डिजीज़ में। CFTR लार्जली जो है ना एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एयरवेज पे एक्सप्रेस होता है, GI में, हमारे पैनक्रियास पे, बिलियरी सिस्टम पे, स्वेट ग्लैंड्स और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो क्लोराइड आयंस की सिक्रीशन नहीं कर पाएंगे इन रिस्पॉन्स टू साइक्लिक AMP।
नॉर्मल फंक्शन में बताऊँ तो CFTR प्रोटीन जो है एक चैनल ट्रांसपोर्टर है। एक चैनल होता है जो क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट करती है और लेसर एक्सटेंट पे बाइकार्बोनेट आयन को भी करती है आउट ऑफ द सेल्स। तो ये जो मूवमेंट होती है नेगेटिवली चार्ज आयंस की, ये हेल्प करती है रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है थिन फ्रीली फ्लोइंग सिक्रीशंस के लिए, जैसे हमारा म्यूकस, स्वेट, डाइजेस्टिव फ्लूइड। CFTR प्रोटीन आल्सो अदर आयंस को भी रेगुलेट करती है, जैसे एपिथेलियल सोडियम चैनल्स जो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करता है। अब यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है, डिसफंक्शनल जीन है, इसमें म्यूटेशन है, तो उससे प्रोटीन ऐसी होगी जो कि या तो प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस होगी, क्लास 1 म्यूटेशन, या मिसफोल्डेड और डिग्रेडेड होगी बाय द सेल्स, जो डेल्टा F508 मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होती है, इसमें मिसफोल्डेड या डिग्रेडेड होती है बाय द सेल्स, तो उसको क्लास 2 म्यूटेशन कहते हैं। या इनसफिशिएंट प्रोड्यूस होगी, या फिर प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन फंक्शन नहीं कर रही करेक्टली, तो उसके नतीजे में क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। वाटर भी जो है वो सेल सर्फेसिस को हाइड्रेट नहीं होगा क्योंकि क्लोराइड मूव नहीं कर रहा। एडिशनली सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी जो फर्दर वाटर को सेल्स के अंदर पुल बैक करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही कह रहा है कि पोस्टुलेटेड एपिथेलियल पैथोफिजियोलॉजी इज इन एयरवे इन्वॉल्व इन एबिलिटी टू सिक्रीट सॉल्ट एंड वाटर। सिक्रीट नहीं होंगे तो उसमें इनसफिशिएंट वाटर होगा ऑन द एयरवे सरफेस टू फॉर्म पेरीसिलियरी लिक्विड लेयर एंड हाइड्रेटेड सिक्रीशंस, ये प्रोड्यूस नहीं होंगी। बिल्कुल खुश्क सी डेसिकेटेड सिक्रीशंस जो है वो विस्कस हो जाएंगी और इलास्टिक हो जाएंगी, रबरी हो जाएंगी, और उनको म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म से क्लियर करना मुश्किल होगा क्योंकि थिक सी सिक्रीशंस हैं। एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ स्मॉल एयरवे इज़ द अर्लीस्ट एबनॉर्मलिटी। सबसे पहले ये होता है कि इनमें एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है स्मॉल एयरवेज के लेवल पे। इसी तरह की सिमिलर पैथोफिजियोलॉजिक इवेंट टेक प्लेस इन द पैनक्रियाटिक एंड बिलियरी डक्ट, क्योंकि वहाँ पर भी यही सेम CFTR है, तो वहाँ भी यही पैथोफिजियोलॉजी होगी। थिक सी और विस्कस इलास्टिक सी सिक्रेशंस होंगी, म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म जो है डिफ़िकल्ट होगा उनको क्लियर करने के लिए, और एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन जो है ये अर्लीस्ट एबनॉर्मलिटी है जो ट्रिगर करेगी साइकिल ऑफ इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। अब जो है स्वेट ग्लैंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, स्वेट ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं उनके अंदर CFTR का फंक्शन होता है कि वो क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द स्वेट रादर देन टू सिक्रीट इट। लेकिन जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है उसका रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस इम्पेयर हुआ है, तो उसके नतीजे में जो स्वेट डक्ट्स है वो क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगी और उसमें स्वेट में बहुत ज़्यादा हाई साल्ट की कंटेंट होगा। ये इसमें बेसिस है कि इसीलिए हम इसमें स्वेट टेस्ट करते हैं, उसमें हमें क्लोराइड स्वेट में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, साल्ट ज़्यादा मिलता है। अब क्योंकि थिक सा स्टेगनेंट म्यूकस है सिस्टिक फाइब्रोसिस में एयरवेज के अंदर, तो इसमें हाई प्रिवेलेंस होती है क्रोनिक बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन की। तो कॉमन जो बैक्टीरियाज है उसमें स्टेफाइलोकोकस ओरियस, सूडोमोनास ओरिजिनोसा एंड बर्खोल्डेरिया सेपेसिया, ये फ्रीक्वेंटली एयरवे को बच्चे के जो है इसको कोलोनाइज करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस में, और ये क्रोनिक इन्फेक्शंस जो है मेन कॉज बनते हैं प्रोग्रेसिव लंग डैमेज के। तभी ब्रोंकिटिस का और इसका आपस में गहरा ताल्लुक है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है एक तरह से, म्यूकस जमा होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा, आगे जाके ब्रोंकिटिस होगा। उसके बाद आ जाए क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में अच्छा ये जो पैथोफिजियोलॉजी आपको समझ आ गई कि सिक्रीशंस जो थे स्टिकी हैं, डिहाइड्रेटेड है, ये इसका हॉलमार्क है और रूट कॉज है क्लिनिकल सिम्टम का। तो अब थिक सा म्यूकस क्या करेगा, डक्ट्स वगैरह को क्लॉग करेगा, पैसेजवेज को, एयरवेज को डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिस तरह लंग्स में ये हो रहा है, फिर ब्रोंकिटिस होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, पैनक्रियाज में भी ऐसे ही होगा, डक्ट्स ब्लॉक होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंटेस्टाइन में नहीं जाएंगे, तो बच्चे को मेल न्यूट्रिशन हो रही है, पुअर ग्रोथ और पैनक्रियाटिक इंसफिशेंसी। और इसके अलावा लिवर वगैरह में भी हो रहा है, अदर ऑर्गन्स भी अफेक्ट हो रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वास डिफरेंस वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले क्लिनिकल फाइंडिंग हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखें, तो रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी हो रही है क्योंकि एबनॉर्मल म्यूकस ग्लैंड सिक्रीशंस हो रही हैं, और ये क्या कॉज करवा रही हैं, कफ, इसमें जो है ना परसिस्टेंट कफ और वीजिंग रहता है,
क्योंकि बॉडी जो है उस म्यूकस को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। तो बच्चे को क्रॉनिक कफ होगी बलगम के साथ, वीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी इसमें कॉमन है। तो शुरू में ड्राई कफ होगी लेकिन बाद में प्रोडक्टिव परवलेंट स्पूटम होगा। इसके अलावा एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी, डिस्निया होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एक्सपायरेटरी वीज मिलेगा, एंट्रोपोस्टेरियर डायमीटर चेस्ट का इंक्रीज़ होगा। वही बात, एयर अंदर जा रही है लेकिन नर्विंग हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो रिलीज़ नहीं हो रही, तो एयर ट्रैप हो रही है। तो बैरल चेस्ट, जनरलाइज्ड हमें हाइपर रेजोनेंस भी मिलेगी, कोर्स क्रैकल्स, डिजिटल क्लबिंग, साइनोसिस। अच्छा, इसमें लंग्स में थिक म्यूकस होगा जो क्लियर नहीं हो रहा, नमूनिया और ब्रोंकाइटिस से इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस। लंग डैमेज हो जाएगा टाइम के साथ क्योंकि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन, तो लंग डैमेज होगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। और इसमें साइनस प्रॉब्लम्स भी होता है, क्रोनिक साइनोसाइटिस रहता है, नेजल पॉलिप्स इसमें कॉमन होते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में, ठीक है, नाक बंद रहेगा, नेजल कंजेशन और क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन। दूसरा, इसमें अब इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी अफेक्ट हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। 15 से 20% जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको मेकोनियम इलियस होता है, यानी उनका जो है वो पास नहीं होता स्टूल। जैसे इन्फेंट जो है ना, उसको इंटेस्टाइन्स की ब्लॉकेज होगी बर्थ के टाइम पे, उसको कहते हैं मेकोनियम इलियस। बड़े जो बच्चे होंगे फिर उनको कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, बल्कि ग्रीजी फाउल स्मेलिंग स्टूल्स होंगे, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इमेसिस, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स ऑफ लाइफ, इसको कहते हैं मेकोनियम इलियस। मेल डाइजेशन फ्रॉम द एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी अकर इन मोर देन 85% पेशेंट, तो इसमें उनके जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज़ नहीं हो रहे, तो फ्रीक्वेंट बल्कि ग्रीजी स्टूल होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, ADE के, और फेलियर टू गेन वेट, ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो बच्चा जो है उसको पुअर वेट गेन होगा और ग्रोथ रिटार्डेड होगी, डिलेड ग्रोथ होगी, डिस्पाइट हेल्दी एंड इवन लार्ज एपेटाइट है लेकिन वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उस वजह से, ठीक है। इसी तरह बिलियरी ट्रैक्ट में क्या सिम्टम होंगे, बिलियरी सिरोसिस जो है 2 to 3% ऑफ द पेशेंट में हो जाती है सिम्टोमेटिक, उसमें एक्टेरस, असाइटिस, हेमेटोमेसिस, ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, स्वेट ग्लैंड्स में अब देखिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो रहा है साल्ट का उनके स्वेट में, तो उससे बच्चे को साल्ट डिप्लीशन के एपिसोड्स होंगे, स्पेशली जब गैस्ट्रोएंटेराइटिस का एपिसोड हुआ, डायरिया वगैरह हुए, या वार्म वेदर के दौरान उसको स्वेट क्योंकि डिप्लीट हो रहा है तो उसके साल्ट डिप्लीशन के एपिसोड्स होंगे। इसी तरह हाइपोक्लोरीमिक एल्कलोसिस भी हो सकती है क्योंकि क्लोराइड अंदर ट्रैप हो गया है, हाइपोक्लोरीमिक एल्कलोसिस। और हाइपोनेट्रीमिया भी रिस्की होता है पार्टिकुलरली वार्म वेदर में, ठीक है। और इसमें ना बच्चे की साल्टी टेस्टिंग स्किन होती है, यानी कि क्लासिक साइन है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, पेरेंट्स जब बच्चे को जो है किस करते हैं चाइल्ड की स्किन को तो उनको एक साल्टी टेस्ट नोटिस हो सकता है। दूसरा हमने देखा पुअर वेट गेन, फेलियर टू थ्राइव, मेकोनियम इलियस, फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और बल्कि ग्रीजी स्टूल। अब आ जाए कॉम्प्लिकेशंस में, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस की कॉम्प्लिकेशंस में एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसनट्रेशंस जो है वो एबनॉर्मली हाई मिलती है हमें सारे पेशेंट्स में, सोडियम और क्लोराइड जो है उनके स्वेट में ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो उससे उनको हाइपोनेट्रीमिया, क्योंकि सारा वो आ गया स्वेट में, तो पीछे हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन्फेक्शन वगैरह इनसे हेमोप्टाइसिस हो रहा है, न्यूमोथोरैक्स भी इसकी कॉम्प्लिकेशन है, एयर ट्रैप हो रही है, कोर पल्मोनल, मेकोनियम इलियस मैंने आपको समझाया, एबनॉर्मली विसिड मेकोनियम कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट्स द इलियम, तो बच्चे को स्टूल पास ही नहीं होगा फर्स्ट 48 आवर्स, उसको कहेंगे मेकोनियम इलियस, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। रेक्टल प्रोलैप्स ज़्यादा खांसने वगैरह की वजह से, कंजेनिटल ओब्लिट्रेशन ऑफ द वास डेफरेंस, सारे मेल्स में जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है वो स्टीराइल होते हैं, यानी इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, क्योंकि उनके वास डेफरेंस में ओब्लिट्रेशन हुई है। और फीमेल्स की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है क्योंकि थिक स्पर्मिसाइडल सर्वाइकल म्यूकस हो जाता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो वो स्पर्म्स के लिए स्पर्मिसाइडल है। फोकल बिलियरी सिरोसिस भी कॉम्प्लिकेशन है, ग्लूकोज टॉलरेंस एबनॉर्मल हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज़, क्रोनिक साइनोसाइटिस, नेज़ल पॉलिपोसिस। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, स्वेट टेस्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड अप्रोच होता है इसको डायग्नोस करने के लिए, उसमें हम पाइलोकार्पिन, आइंटोफोरेसिस,
यूज़ करते हैं टू कलेक्ट स्वेट एंड परफॉर्मिंग केमिकल एनालिसिस ऑफ इट्स क्लोराइड कंटेंट। यानी ये कॉमन रिलायबल टेस्ट है, इसमें हम ना क्लोराइड पर्सन के स्वेट में मेजर करते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल करंट होता है माइल्ड सा, उससे स्वेटिंग को स्टिमुलेट करते हैं और स्वेट कलेक्ट करेंगे। उसमें अगर हमें हाई लेवल मिल रहे हैं क्लोराइड के तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ठीक है, अगर 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है क्लोराइड तो मतलब टेस्ट पॉजिटिव है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 40 से नीचे होनी चाहिए, 60 से अबव है तो डायग्नोज हो जाएगा। इसके अलावा हम जेनेटिक टेस्टिंग भी करते हैं। ब्लड सैंपल जो है उस पर या चीक स्वैब लेके उसमें हम म्यूटेशन को देखते हैं, CFTR जीन की म्यूटेशन। इसके अलावा पैनक्रियाटिक फंक्शन, फैट बैलेंस की मेजरमेंट करते हैं, 3-day स्टूल कलेक्शन, क्वांटिटेशन ऑफ द ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एक्टिविटी इन द फ्रेश स्टूल सैंपल इज़ यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, इसकी क्वांटिफिकेशन करते हैं ट्रिप्सिन की और काइमोट्रिप्सिन की, क्योंकि ये पैनक्रियास से रिलीज़ होते हैं, स्टूल में चेक करते हैं। सीरम इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन लेवल, ये भी करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस में चेस्ट एक्सरे है, देयर इज़ एविडेंस ऑफ ब्रोंकिएक्टिस। अच्छा, यहाँ पर देखिए चेस्ट एक्सरे दिखाया गया है, पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक्सरे फाइंडिंग जो हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस में मिलती है, एक तो हाइपर इन्फ्लेशन, एयरवे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड है, थिक म्यूकस एयर ट्रैप हो जाती है अंदर, लंग्स जो हैं देखिए ओवर इन्फ्लेटेड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा ब्रोंकिटिस, वो हमें परमानेंट वाइडनिंग और स्कारिंग मिलती है एयरवेज की। ट्रैम ट्रैक देखें ओपेसिटीज़ नज़र आ रही हैं या रिंग शेडोज़ मिलते हैं। ठीक है, रिंग शेडोज़ जो है ना डायलेटेड थिक वॉल्ड ब्रोंकाई को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह हमें ये पेरी ब्रोंकियल कफिंग मिलती है, ब्रोंकाई थिक हो गए इन्फ्लामेशन की और एडिमा की वजह से, तो कफ या रिंग मिल रही है एयरवेज के अराउंड। ठीक है, पेरी ब्रोंकियल कफिंग। और थिक सा म्यूकस ब्रोंकाई को फिल कर रहा है, जो हमें विजिबल डेंसिटीज़ नज़र आएंगी, उसको कहते हैं फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस। उसमें क्या है कि डायलेटेड एयरवे फिल हुआ हुआ है म्यूकस के साथ, जो बिल्कुल ग्लव्ड फिंगर को रिजेंबल कर रहा है। म्यूकोइड इम्पेक्शन नज़र आ रहा है। इंटरस्टिशियल मार्किंग देखिए बहुत ज़्यादा हो गई है, लंग टिश्यू जो है बिटवीन द एयरवे, उसकी मार्किंग इंक्रीज़ हुई है, जो फाइब्रोसिस और इन्फ्लामेशन को इंडिकेट कर रहा है। एंड लास्टली लोबार कोलैप्स, लोबार कोलैप्स एटेलेक्टेसिस वगैरह भी हमें नज़र आएगा डेंस ओपेक एरिया एक्सरे पे। ठीक है, तो ये होती है इसमें एक्सरे फाइंडिंग्स। एक्सरे तो फर्स्ट इमेजिंग होती है मॉनिटरिंग ऑफ डिजीज़ और एक्यूट कॉम्प्लिकेशन के लिए, लेकिन HRCT जो है, HRCT ज़्यादा सेंसिटिव होता है अर्ली और सटल स्ट्रक्चरल चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे ब्रोंकिटिस वगैरह को। ठीक है, अच्छा डायग्नोसिस में जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम करते हैं न्यूबॉर्न में हम स्क्रीन करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस को। US में तो सब में किया जाता है कि इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन टेस्ट किया जाता है, IRT। कुछ ड्रॉप्स ब्लड के बेबी की हील से लिए जाते हैं और उसमें हाई लेवल ऑफ इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन जो है टेस्ट किया जाता है। ये एंजाइम प्रिकर्सर है जो पैनक्रियास से प्रोड्यूस होता है। अगर इसके हाई लेवल हैं तो सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। ठीक है, लेकिन और भी बहुत सी वजूहत हैं जिसमें ये एलिवेटेड मिलता है, डायग्नोसिस इससे कंफर्म नहीं होती। कंफर्म जो होती है सेकंड टायर, वो हमारी जेनेटिक टेस्टिंग ही है। जेनेटिक टेस्टिंग में हमें CFTR जीन की म्यूटेशन मिलती है। ठीक है, जो कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव है तो फिर हम जो है उसमें स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का ये स्वेट क्लोराइड टेस्ट ही होता है। स्मॉल एरिया स्किन जैसे फोर आर्म को स्टिमुलेट करके स्वेट कलेक्ट करते हैं, उसमें पाइलोकार्पिन जो है उसको यूज़ करके और माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए हम स्वेट कलेक्ट करेंगे। उसमें 60 मिलीमोल या उससे ज़्यादा अगर है क्लोराइड तो उसका मतलब है टेस्ट पॉजिटिव है। गोल्ड स्टैंडर्ड सेट स्वेट क्लोराइड टेस्ट है। और डेफिनेटिव टेस्ट जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग होती है, जिसमें सलाइवा लेके हम CFTR जीन की म्यूटेशन को देखते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी हम करेंगे इन्वेस्टिगेशंस में, लोअर एयरवे सिक्रीशंस का कल्चर करेंगे, जैसे स्पूटम का स्टेफ ओरियस या सुडोमोनास ओरिजिनोसा अगर मिल रहा है तो ये स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता है डायग्नोसिस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्योंकि ये इसमें कॉमनली इन्फेक्शन करवाते हैं, स्टेफिलोकोकस ओरियस या सुडोमोनास ओरिजिनोसा। DNA टेस्टिंग मोस्ट कॉमन है, CFTR म्यूटेशन मिलती है। मोर देन 90% जो कैरियर्स होते हैं वो 2 सिस्टिक फाइब्रोसिस म्यूटेशंस को कैरी करते हैं। अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट में हमने इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंसेस की फाइंडिंग्स अक्रॉस द नेजल एपिथेलियम,
यानी नेज़ल पोटेंशियल डिफरेंस को देखना होता है। प्री नेटल DNA टेस्टिंग की जाती है सारी फैमिलीज़ की जिनको हिस्ट्री है सिस्टिक फाइब्रोसिस की। मेकोनिम इलियस का एविडेंस, तो ये भी डायग्नोस्टिक होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस का अगर बच्चे को पहले 24 आवर्स में स्टूल पास नहीं हुआ या स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन हुई है इलियोसिकल वाल के एरिया में, या एविडेंस है माइक्रोकोलन का, तो उसमें हम बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस की डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें जो टेबल है 11.3 में, इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया है इन्होंने सिस्टिक फाइब्रोसिस का, कि सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स अगर हमें मिल रहे हैं रेस्पिरेटरी वाले, GI के, जेनाइडो यूरिनरी के, तो ये सारे मैंने आपको समझाया, या फिर अगर हमें इसके बच्चे के जो बहन भाई हैं किसी न किसी सिबलिंग में हिस्ट्री है अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस की, या फिर अगर स्क्रीनिंग टेस्ट बच्चे का पॉजिटिव आया है, जो मैंने आपको बताया IRT हम करते हैं, इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन, या CFTR जीन की म्यूटेशन जो देखते हैं, ये 2 स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, वो अगर पॉजिटिव आए, प्लस में लैब एविडेंस CFTR का डिसफंक्शन मिला है, यानी 2 एलिवेटेड स्वेट क्लोराइड कंसनट्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन सेपरेट डेज, दोनों बार पॉजिटिव आया, स्वेट ज़्यादा था 60 से, या 2 सिस्टिक फाइब्रोसिस म्यूटेशन मिली हैं दोनों टाइप्स की, या फिर एबनॉर्मल नेज़ल पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट मिला है। ठीक है। ये कोर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो आपने याद रखना है कि इंडिविजुअल का एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर हो, या तो उसका स्क्रीनिंग रिजल्ट पॉजिटिव आया है, या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है उसको, GI के, रेस्पिरेटरी ऐसा कोई इशू है, या उसका कोई बहन भाई है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है किसी क्लोज रिलेटिव को। ठीक है। इसके अलावा इन एडिशन टू द क्लिनिकल फीचर, इस इंडिविजुअल को CFTR प्रोटीन डिसफंक्शन का भी जो है वो होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए CFTR प्रोटीन डिसफंक्शन का, जो कैसे कंफर्म होता है कि भाई CFTR डिसफंक्शन है, उसका स्वेट क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव आया, या उसको 2 सिस्टिक फाइब्रोसिस कॉजिंग म्यूटेशंस हैं CFTR जीन में, 2 म्यूटेशंस हैं, या उसका एबनॉर्मल रिजल्ट मिला है फ्रॉम द CFTR फंक्शन टेस्ट, जैसे उसका नेज़ल पोटेंशियल डिफरेंशिएशन टेस्ट। ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा यही है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट होता है, और 60 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव कहेंगे, 30 to 59 बॉर्डर लाइन होता है, लेस दैन 30 इज़ नॉर्मल। जेनेटिक टेस्टिंग CFTR जीन की हम करते हैं, यानी सपोज़ अगर हमारा जो है वो स्वेट टेस्ट बॉर्डर लाइन पे आया है तो फिर हम CFTR जीन की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। यानी पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम है लेकिन स्वेट टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, तो अगर उसको 2 म्यूटेशंस हैं CFTR की, हर एक पेरेंट से इनहेरिट हुई है, तो हम उसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव है फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है। एक म्यूटेशन अगर होती है तो उसको हम डिजीज़ नहीं कहते, तो इसीलिए ये भी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। और तीसरा इन्होंने कहा कि नेज़ल पोटेंशियल डिफरेंस हो, इलेक्ट्रिकल करंट जो है ना नेज़ल एपिथेलियम के अक्रॉस मेजर करते हैं, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस में अल्टर्ड होता है, और इंटेस्टाइनल करंट भी मेजर होता है रेक्टल बायोप्सी के ज़रिए। अच्छा, एक स्पेशल बात बताऊं, सपोज़ करें एक न्यूबॉर्न है, उसकी पॉजिटिव स्क्रीनिंग रिज़ल्ट है, लेकिन वो इंटरमीडिएट है, या उसका स्वेट टेस्ट नॉर्मल आया है और उसको सिर्फ एक CFTR की म्यूटेशन आई है, 2 म्यूटेशंस नहीं है, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं CFTR रिलेटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, या हम उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस स्क्रीन पॉजिटिव कहते हैं, या इनकन्क्लूसिव डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह के इन्फेंट को हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ये आगे जाके ज़िंदगी में फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस क्लासिक वाला डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा एडल्ट्स में जो है ना, ये क्राइटेरिया बच्चों में जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस की डायग्नोसिस का था जो मैंने समझाया। एडल्ट्स में जो है हम टिपिकल सिम्टम्स से करते हैं, जैसे अगर एडल्ट को क्रोनिक साइनोसाइटिस है, ब्रोंकिटिस या मेल इनफर्टिलिटी, इवन उनकी म्यूटेशन माइल्ड है, ठीक है, तो हम उनको डायग्नोस करते हैं। तो पॉजिटिव स्वेट क्लोराइड टेस्ट, या अगर हमें 2 म्यूटेशंस मिल रही हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये होने चाहिए तभी हम डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाते हैं, 2 म्यूटेशंस हो और स्वेट क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव हो। ठीक है। बस यहाँ तक इतना याद रखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस होने के लिए एक इंसान में नंबर 1 इनमें से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, कोई भी एक, उनका स्क्रीनिंग रिज़ल्ट या तो पॉजिटिव हो, या तो उनके सिबलिंग को या किसी क्लोज रिलेटिव डायग्नोज हुआ हो सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ, या फिर उसको कोई ना कोई एक क्लिनिकल फीचर हो सिस्टिक फाइब्रोसिस का, लंग्स के या डाइजेस्टिव सिस्टम के कोई ना कोई सिम्टम्स हो। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद ये दूसरा टेबल देखिए 11.4, इसमें कंडीशंस एसोसिएटेड विद फाल्स पॉजिटिव एंड फाल्स नेगेटिव स्वेट टेस्ट रिजल्ट दिखाई गई हैं।
तो उसने बताया है कि कब जो है फॉल्स पॉजिटिव हमें रिज़ल्ट मिलता है। देखिए फॉल्स पॉजिटिव हम तब कहते हैं कि जब पेशेंट को एक्चुअली जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज़ ना हो, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिज़ल्ट मिला है, यानी उसको है नहीं लेकिन कोई ऐसी उसको और कोई कंडीशन है जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जो कि इस तरह दिखाती हैं कि भाई ये तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, जबकि होता नहीं है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो एक्जिमा यानी एटोपिक डर्माटाइटिस में, एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, मेल न्यूट्रिशन में फॉल्स पॉजिटिव मिल सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, एड्रीनल इंसफिशेंसी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंसी, फेमिलियल हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस, सूडो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, जबकि वो डिजीज़ जिसमें हमें फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, यानी असल में उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है लेकिन स्वेट टेस्ट में नेगेटिव शो हो रहा होता है। तो वो कौन सी डिजीज़ है कि यानी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हमें मिल रहा है, यानी कंडीशन प्रेजेंट नहीं है लेकिन एक्चुअली वो है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो उसमें अगर डाइल्यूशन अगर हो, मेल न्यूट्रिशन हो, बच्चे को इडीमा हो, इनसफिशेंट स्वेट क्वांटिटी हमने कम ली है, या हाइपोनेट्रीमिया है अभी, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर म्यूटेशन विद द प्रिजर्व्ड स्वेट डक्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन जो है हमें ऐसे शो करेंगी नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जबकि असल में सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी। ठीक हो गया, तो ये आपने थोड़ा से अच्छी तरह से याद रखने हैं इसके वो कंडीशंस जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव स्वेट टेस्ट रिजल्ट। अच्छा, सिस्टिक फाइब्रोसिस के मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने याद रखना है पल्मोनरी थेरेपी। पल्मोनरी थेरेपी देखिए, ताकि जो सिक्रीशंस हैं उसको एयरवे से क्लियर करते हैं हम, और जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो। तो उसमें एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो पल्मोनरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो प्रिवेंट भी हो, ट्रीट भी हो। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक डिपेंड करता है कल्चर ऑफ द स्पूटम पे, जो रिज़ल्ट आया है उसका। ठीक है, यूजुअल कोर्स ऑफ थेरेपी हम इसमें 2 हफ्तों तक देते हैं एंटीबायोटिक या उससे ज़्यादा, और मैक्सिमम डोज रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक के अलावा इन्हेलेशन थेरेपी, उसमें अब नैरो हो गए ना, तो हम ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, और नॉर्मल सलाइन, क्रोमोलिन सोडियम, या इनहेल्ड स्टीरॉइड्स। ठीक है, हाइड्रेट भी करना है एयरवेज को, तो 7% हाइपरटोनिक सलाइन नेबुलाइज किया जाता है 2 से 4 बार रोज़ाना। उससे म्यूकस की क्लियरेंस इंक्रीज़ होगी और पल्मोनरी फंक्शन भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन रिकम्बिनेंट डीएनएज होता है, 2.5 मिलीग्राम हम सिंगल डेली एरोसोल डोज में देते हैं, उससे बच्चे का पल्मोनरी फंक्शन इम्प्रूव होगा, ह्यूमन रिकम्बिनेंट डीएनएज। अच्छा, N-एसिटाइलसिस्टीन भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि वो भी म्यूकस को तोड़ता है, फाइन करेगा, म्यूकोलाइटिक है N-एसिटाइलसिस्टीन। एरोसोलाइज्ड एंटीबायोटिक तब यूज़ करेंगे जब एयरवे जो है वो सूडोमोनास के साथ कॉलोनाइज्ड हो। सूडोमोनास का कल्चर पे पता चला है इन्फेक्शन है, तो हम एरोसोलाइज्ड एंटीबायोटिक देते हैं। कॉमनली जो एंटीबायोटिक है वो एरोसोलाइज्ड टोब्रामाइसिन या एरोसोलाइज्ड एस्ट्रियोनाम। ठीक है, तो ये हो गई इन्हेलेशन थेरेपी। इसके अलावा अल्टरनेट डे पे स्टीरॉइड्स देने से बच्चे में जो है इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी और पल्मोनरी फंक्शन भी इम्प्रूव होगा। चेस्ट फिजियोथेरेपी भी अच्छी तरह याद रखें, 2 से 4 बार रोज़ाना की जाती है, सीवियरिटी ऑफ लंग डिसफंक्शन पे डिपेंड करता है। उससे क्या होगा कि जो विसिड सिक्रीशंस है वो क्लियर होंगी। ठीक है, उसमें हेल्प मिलेगी अगर चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे। और उसमें उसी में आती हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पोस्चरल ड्रेनेज विथ और विदाउट चेस्ट परकशन। ठीक है, परकस करके वो बलगम को पीछे बैक पे परकस करते हैं ताकि वो लूज़ और बाहर निकले, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह। एंडोस्कोपी एंड लेवाज भी किया जा सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवेज का। अब न्यूट्रिशनल थेरेपी में देखें, ये पल्मोनरी हो गई। न्यूट्रिशनल में अब क्योंकि बच्चा जो है खा पी तो रहा है, एपेटाइट अच्छी है लेकिन अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी की वजह से, तो हम बच्चे को जो उसका लॉस ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक फंक्शन है उसमें डाइजेशन उसकी इनएडिक्वेट है और फैट और प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो न्यूट्रिशनल थेरेपी में हमने डाइटरी एडजस्टमेंट करनी होती है और पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट देते हैं, वही एंजाइम्स जो उसको डाइट में देते हैं खाने के लिए, और सप्लीमेंट्री वाइटामिन्स देते हैं। ठीक है, ADE के वगैरह। अच्छा, अदर थेरेपीज़ में क्या है, रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन थेरेपी भी दी जाती है 3 टाइम्स पर वीक, हफ्ते में 3 बार जो है
रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन थेरेपी, उससे बच्चे की हाइट और वेट वेलोसिटीज़ इम्प्रूव होंगी। और ऐसे बच्चों को पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है ताकि उनका डाइजेशन फंक्शन इम्प्रूव हो। उसमें क्या होता है, लाइपेज होता है 2000 to 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर फीडिंग जो है लाइपेज होता है। इसके अलावा अमाइलेज भी होता है, प्रोटीएज भी होता है। ये सारे पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में है। लाइपेज जो है याद रखें 2500 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर मील से ज़्यादा आपने नहीं करना, क्योंकि अगर लाइपेज का एक्सेसिव डोज देंगे तो उससे कॉलोनिक स्ट्रक्चर्स हो सकता है। ठीक है, बेसिक पॉइंट, कॉलोनिक स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट जो है वो हमने प्रोवाइड करनी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस में बच्चों को। फैट सोल्युबल विटामिन ए डी ई के सप्लीमेंट्स में देने हैं। मिनरल्स में स्पेशली जिंक देना है ताकि एक्रोडर्माटाइटिस इंटेरोपैथिका जो है वो प्रिवेंट हो, जो जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। आयरन भी नीडेड है। स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं। मेकोनियम इलियस के लिए अगर मेकोनियम इलियस है तो सर्जरी करवाएंगे। लंग ट्रांसप्लांटेशन, जीन थेरेपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है, क्लोराइड की सिक्रीशन को सिस्टिक फाइब्रोसिस में बढ़ाता है एयरवेज में, तो उससे सिक्रीशन फिर पतली होंगी, थिन होगी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। आइवा कैफ्टर एक स्मॉल मॉलिक्यूल पोटेंशिएटर होता है CFTR म्यूटेशन का। ये CFTR G551D म्यूटेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, तो उसके नतीजे में पल्मोनरी एक्सरसर्बेशंस की फ्रीक्वेंसी कम होगी, स्वेट क्लोराइड भी कम होगा और वेट गेन भी इसमें अच्छा बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है आइवा कैफ्टर। तो ये जो है ना, हम CFTR G551D वाले जो पेशेंट्स हैं उनको देते हैं मोर देन 6 ईयर ओल्ड जो हों। कितना डोज, 150 मिलीग्राम देंगे ट्वाइस पर डे ओरल थेरेपी के तौर पे। ठीक है, तो इसमें पल्मोनरी एक्सरसर्बेशन भी इससे कम होगी, स्वेट में क्लोराइड भी कम होगा और वेट गेन भी इंक्रीज़ होगा। लास्ट में सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रोग्नोसिस आपको पता होनी चाहिए कि एक लाइफ लिमिटिंग डिजीज़ है। लंग डिजीज़ जो है इसमें स्लो प्रोग्रेशन है लेकिन इवेंचुअली रीच करती है टू डिसेबलिंग कंडीशन। ठीक है, आगे जाके ये डिसेबलिंग कंडीशन करवाती है। एप्रोप्रिएट मेडिकल और साइकोसोशल सपोर्ट के साथ बच्चे जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है तो उनकी फिर अच्छी हेल्दी लाइफ होती है, अप्रोचिंग टू अ प्रोडक्टिव एडल्टहुड, यानी 48 साल तक या उससे भी लॉन्गर फिर वो सर्वाइव करते हैं अगर अच्छा इसमें मेडिकल और साइकोसोशल सपोर्ट हो। ठीक है, तो ये इसकी होगी प्रोग्नोसिस। दैट्स इट। क्विकली मैं आपको रिवाइज़ करवाऊँगी। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें एल्टर्ड कंटेंट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशंस का। एटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है, CFTR म्यूटेशन होती है, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 7 पे लोकेटेड होता है। CFTR क्या कहता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑर्गन सिक्रीशन, यानी क्या कहता है कि हाइड्रेशन को मेंटेन रखता है ऑफ द एक्सोक्राइन ऑर्गन सिक्रीशन और रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स अक्रॉस द एपिथेलियम। सोडियम एंड क्लोराइड ट्रांसपोर्ट डिसफंक्शन इन द एपिथेलियल सेल। एक्चुअली CFTR अगर एबनॉर्मल होगा तो उससे क्लोराइड की सिक्रीशन कम होगी, सोडियम की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स पे, तो उससे थिक किस्म की सिक्रीशन होंगी एयरवे में। सोडियम ज़्यादा है, क्लोराइड कम है, एयरवेज में साइनस, पैनक्रियाटिक डक्ट, बिलियरी ट्री, इंटेस्टाइन, स्वेट ग्लैंड और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, तो क्या क्लिनिकल फीचर हो रहे थे, रेस्पिरेटरी में बच्चे को क्रोनिक कफ रहेगी क्योंकि थिक सा गाढ़ा सा म्यूकस फंसा हुआ है, क्रोनिक कफ है। रिकरेंट नमूनिया होंगे, स्टेफाइलोकोकस ओरियस से पहले होंगे, फिर जो है सूडोमोनास ओरिजिनोसा से। नेज़ल पोलिप होंगे और क्रोनिक पैन साइनोसाइटिस होगा। GI सिम्टम्स में क्या होगा कि पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होती है 85% ऑफ द पेशेंट्स में। मेकोनियम इलियस होगा, 15 to 20% पेशेंट्स जो हैं इस सिम्टम के साथ होते हैं मेकोनियम इलियस। फेलियर टू पास स्टूल फर्स्ट 48 आवर्स में। पैनक्रियाटाइटिस और रेक्टल प्रोलैप्स। तो डायग्नोसिस में हमने कहा कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए, टिपिकल क्लिनिकल फीचर होने चाहिए, बहन भाई में किसी को हिस्ट्री हो सिस्टिक फाइब्रोसिस की, या फिर पॉजिटिव न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, न्यूबॉर्न का स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस में एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो स्वेट क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए 2 सेपरेट डेज़ पे, मोर देन 60 मिलीमोल जो है हम कहते हैं पॉजिटिव है फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, या फिर CFTR जीन की 2 म्यूटेशन होनी चाहिए, होमोजाइगस हो
या फिर नेज़ल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई एक, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, 2 म्यूटेशन या नेज़ल पोटेंशियल डिफरेंस हो ज़्यादा हो, इनमें से कोई एक, प्लस में इनमें से भी कोई एक कि क्लिनिकल फीचर्स हो सिस्टिक फाइब्रोसिस के, किसी बहन भाई को हो या न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग पॉजिटिव हो। ठीक हो गया, ये क्राइटेरिया है इसका। ट्रीटमेंट क्या था, इसमें वैक्सीनेशन करनी होती है न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस के खिलाफ और एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। चेस्ट फिजियोथेरेपी से एयरवे सिक्रीशंस को क्लियर करेंगे, पोस्चरल ड्रेनेज और फिजियोथेरेपी वगैरह। न्यूट्रिशन अच्छी होनी चाहिए, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट देंगे, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स की रिप्लेसमेंट देंगे, एंटीबायोटिक्स स्पूटम के कल्चर और सेंसिटिविटी के हिसाब से मोस्ट कॉमन एस ऑरियस और सूडोमोनास था। और इन्हेलेशन एजेंट्स में इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर, हाइपरटोनिक लाइन से नेबुलाइजेशन ट्वाइस अ डे, रिकम्बिनेंट डीएनएज वंस अ डे। उससे एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए जो है ना स्पूटम का क्लीव होगा और स्पूटम की विस्कोसिटी भी कम होगी। और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसमें सिर्फ लास्ट लंग ट्रांसप्लांट ही होता है। तो क्विक रिव्यू निमोनिक थोड़ा सा याद रखें, सिस्टिक फाइब्रोसिस पेनक्रियास के नाम से, CF पेनक्रियास, ये इसमें क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, फेलियर टू थ्राइव, पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन एंडोक्राइन इंसफिशिएंसी, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस है, नियोनेटल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, क्लबिंग ऑफ फिंगर, कोलेस्टेसिस, बिलियरी सिरोसिस, रेक्टल प्रोलैप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्सेस हो जाता है स्वेट में, एजोस्पर्मिया, इनफर्टिलिटी, स्टेफ ओरियस एंड सूडोमोनास इन्फेक्शन, साल्टी स्वेट। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक और एज वेल एज चैप्टर कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स चैप्टर